A very good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Am I audible to everyone? सबको सुनाई दे रही है आवाज मेरी? क्लास am I audible to everyone? स्क्रीन शो हो रही है? Okay, good afternoon. Very good afternoon, Anjali. Good afternoon, Himanshi. How are you all? Fine, good. I'm not well, little bit ठीक ठाक ही हूँ, बस आज तबीयत ठीक नहीं है. Good noon, very good noon, Karan. Good afternoon, Kushi. Hi, Manshi. I'm just take caring myself. Yeah, Karan. Okay, class. So previous class में we have done with the nuclear power plants and आपके national parks मैंने कराए थे आपको, ठीक है? So देखिएगा, मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको ये टॉपिक बता दिया था कि आप ये चीज पढ़ के रखिएगा कि टोटल आपके 22 रिएक्टर्स हैं जो कि अभी अंडर आपके ऑपरेशन में है, जो कि 6780 मेगावाट का आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? साथ के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारी NPCIL दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, ठीक है? उसके साथ साथ आई टोल्ड यू कि NPCIL मैनेज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके? And I also discussed about the Kudankulam nuclear power plant which is in Tamil Nadu, जो कि सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ अराउंड 2000 मेगावाट की प्रोड्यूस करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये बता दिया था मैंने. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि टोटल 7 आपके ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है. गुड आफ्टरनून मनीषा. बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ साल में, 1-1.5 साल में वो अंडर ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक? बाकी ये 22 के 22 ही अंडर ऑपरेशन ही है एक तरीके से देखा जाए तो. गुड आफ्टरनून सोनाक्षी. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो आप सब. मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट से मतलब पहले ही आ जाता हूँ. मैं 11:55 के अराउंड ही आपका PDF अपलोड कर देता हूँ एंड ज्वाइन कर लेता हूँ. तो प्लीज आप सब भी एटलीस्ट 12 बजे तक कर लिया करो. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो मैंने बता दिया था कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान, Kaiga nuclear power plant is in Karnataka, Madras atomic power station which is known as Kalpakkam also, Kalpakkam atomic power station भी कहा जाता है, it is also in Tamil Nadu, and Kakrapar atomic power station is in Gujarat and Narora atomic power station उत्तर प्रदेश, ठीक है? सो ये याद रखने हैं. उसके बाद ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी की सब यूनिट्स हैं ये. कुदनकुलम यूनिट 3 and 4, राजस्थान यूनिट 7 and 8, काकरापार 3 and 4, मद्रास, कलपक्कम एंड गोरखपुर, ठीक है? सो आपको इनको याद रखना है. तो चलिए उसके बाद हमें अब आज बात करनी है अपनी. देखिए क्लास, स्टार्टिंग जीके का पार्ट मैंने आपको कल बोला था कि फोक डांसेस और आपके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का डायरेक्ट मैं आपको क्या कराऊंगा, वो PDF सेंड करूंगा, ठीक है? सो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लासेस देने का कोई मुझे नीड नहीं लग रही, ना मुझे वो लग रहा कि उनको हिंट वाइज आप कर पाएंगे. बाकी यहाँ फोक डांसेस के लिए मैं ना हिंट्स मेंशन कर दूंगा आपकी उसी PDF में, तो आप उसको रीड आउट करिएगा. उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है कुछ तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? मैंने कल आपको PDF शेयर नहीं किया था
क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कॉमन पीडीएफ बन जाए ना सबका, तो ज्यादा बेहतर रहे। बाकी मैं अगर मतलब ब्रेक कर करके बहुत सारी मल्टीपल्स पीडीएफ्स दूंगा अगर स्टैटिक जीके की, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुश्किल से 2 ही पीडीएफ आपके पास पहुंचे, एक टोटल ओवरऑल ये पहुंच जाए और एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और एक आपका उसका पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अपडेट करने में टाइम लग रहा है चीजों को, और बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं तो मैनेज हर चीज करनी पड़ती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी सैटरडे तक आपको सारा ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा मैं। इवन आपका सेंसस भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक, और आपका जो आपने एमएसपी से रिलेटेड एक लेक्चर कहा था उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स एंड देयर टैगलाइंस। एक्चुअल में यहाँ पर जो मैंने बैंक्स की टैगलाइंस दी हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो मैंने ये दिया है कि बैंक्स जो है वो आपके बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक के अंडर में आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी और फॉरेन बैंक्स। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जिसमें से आपको ज्यादातर पब्लिक सेक्टर्स बैंक की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की टैगलाइंस को रीड आउट करना है। रीजनल रूरल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की नहीं करनी है। ठीक है, नो नीड। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी नहीं करनी है, पेमेंट बैंक्स की करनी है, कोऑपरेटिव बैंक्स की नहीं करनी है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। वन इज ऑफ योर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेकंड वन इज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो इनके बारे में आपको टैगलाइंस जो देखनी है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, देखिएगा। द फर्स्ट वन जो कि आपके पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका आता है दैट इज वन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। कमर्शियल बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी टैगलाइन है दैट इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही रखे हैं जिनका पेपर में पूछ रहा है, तो एक आधा नहीं होगा इसमें, तो मैंने हटा दिए कि इनका कोई मुझे लगा नहीं कि इनके बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी याद रखिएगा। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और आपको इनका एस्टैब्लिशमेंट भी याद नहीं रखना। बाकी मैंने इनके बारे में आपको हिस्ट्री ऑफ अच्छा हाँ, आपकी क्लास में तो मैंने नहीं बताया ये व्हाट इज टैगलाइन ऑफ बैंक। सत्यार्थ, टैगलाइन ऑफ बैंक का मतलब है कि ये बैंक ना अपना एक कोटेशन रेडी करके रखते हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली सर्विंग फॉर। समझ रहे हो, यानी ये क्या सर्व कर रहे हैं सिटीजन्स को, उसके लिए इनकी टैगलाइंस होती है ये। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन ये कहते हैं इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है और ये इंटरनेशनल बैंक से रिलेट भी करके आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो हर बैंक ने अपने अपने टैगलाइंस इस बेसिस पर दी हुई है जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, रिलेशनशिप बियॉन्ड द बैंकिंग। बैंक ऑफ इंडिया कहता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, यानी हम बैंकिंग के बियॉन्ड पे रिलेशनशिप प्रोवाइड कराते हैं। इट मींस इंडिया का बैंक है तो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज और आपकी सिक्योरिटीज जरूरी है वो सब बैंक ऑफ इंडिया में दी जाती हैं। साथ के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 2 लाइन है, 2 कोटेशन है। वन इज ऑफ एक परिवार एक बैंक। ठीक है, एंड द अनदर वन, इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसके लिए वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आ जाता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें द कैनरा बैंक, कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है, टुगेदर वी कैन याद रखिएगा। कहीं ना कहीं ये लिंक भी कर सकते हो आप, तो आप उसके लिए न्यूमोनिक्स बना लेना, आपकी मर्जी है। बाकी न्यूमोनिक्स मेरे पास नहीं है इसका। ठीक है, न्यूमोनिक्स आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेना। लाइक कैनरा बैंक का टुगेदर वी कैन आ गया, कैन इज लास्ट फॉर द कैनरा बैंक मे बी। Central Bank of India is basically build a better life around us and is central to you since 1911। ठीक है, ये 1911 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तब का ही स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर दिखा रखा है, साथ के साथ बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ठीक है, तो 1911 से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का याद रख सकते हो, साथ ही बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कॉर्पोरेशन बैंक का टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। After that is Indian Bank. Indian Bank का tagline is banking that twice as good, twice as good। ठीक है, banking that twice as good and your own bank, ये 2 taglines इसकी हैं। उसके बाद आते हैं the another one आपके इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक है, गुड पीपल टू ग्रो विद।
पंजाब एंड सिंध बैंक इज वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पंजाब एंड सिंध बैंक की है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। कुछ बैंक्स की आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पूछता नहीं है इतना, लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक का नहीं पूछा गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक की पूछी गई है, पीएनबी का भी पूछा गया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बड़े देश का बड़ा बैंक, ठीक है, बड़े देश का बड़ा बैंक। उसके बाद द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इट मींस यहाँ पर ये जो टैगलाइन दी हुई है ना, इन टैगलाइंस के पीछे इनका कोई मोटिव है, दैट्स इट। और वो मोटिव जो है वो आपको नहीं जानना है, बस इनके नाम याद रखिए, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट बैंक की टैगलाइन क्या है, नाम आता है बैंक का और उसके टैगलाइंस के ऑप्शंस होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें, अनदर वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइंस देखिए कितने सारे हैं, सारे याद रखिएगा। ये बैंक ऑफ द कॉमन मैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी कॉमन है इसलिए ये बैंक ऑफ द कॉमन मैन। उसके बाद प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियस है, आरबीआई का कोऑपरेटिव बैंक है। कृतिका गुड आफ्टरनून। तो इसीलिए प्योर बैंकिंग प्रोवाइड कराता है क्योंकि आरबीआई के साथ कॉपरेशन में काम करता है। उसके बाद द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ऑब्वियस है, जब आपका आरबीआई ऑल बैंकर्स ऑफ बैंक है तो एसबीआई आपका बैंकर्स टू बैंक फॉर एवरी इंडियन है, इसीलिए द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। द नेशंस बैंक ऑन अस, ऑब्वियस है, नेशनल बैंक है ये। विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे ऑब्वियस है कि सिटीजंस के लिए ये हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। और यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, द अनदर वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड देयर टैगलाइंस। अब तक आपने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पढ़े, अभी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का टैगलाइन है ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इलाहाबाद इज लाइक अ सिटी ऑफ ट्रस्ट काइंड ऑफ, तो ट्रेडिशन से कनेक्ट करके इलाहाबाद को वहां से ले सकते हो, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद आंध्रा बैंक वेयर इंडिया बैंक्स, वेयर इंडिया बैंक्स इज आंध्रा बैंक। उसके बाद एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, एक्सिस बैंक की टैगलाइन इज बढ़ती का नाम जिंदगी। बंधन बैंक आपका भला सबकी भलाई, ठीक है, बंधन बी से कनेक्ट कर सकते हैं, भला और भलाई, आपका भला एंड सबकी भलाई। कैथोलिक सीरियन बैंक, जैसे कि इसके बारे में नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है, सपोर्ट ऑल द वे। उसके बाद सिटी यूनियन बैंक, दैट इज ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 904, सिटी यूनियन बैंक जो कि आपका 904 में स्टैब्लिश हुआ था, तो तभी से इसके टैगलाइन में भी दे दिया है, तो इसको इसके ईयर से याद रख सकते हो, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 904, सिंस 1904 सॉरी। उसके बाद देना बैंक, देना बैंक की टैगलाइन भी अपने आप में खुद भी बता रही है, देना है तो भरोसा है, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ठीक है, नाम से दोनों सेम सेम से ही है, देना है तो भरोसा है और उसमें भी ट्रस्टेड फैमिली बैंक आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट इज डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, दैट इज वी वैल्यू यू, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी, दैट इज वी वैल्यू यू। धन लक्ष्मी बैंक, तन मन धन, नाम से पता चल रहा है, देखो इनकी टैगलाइन, धन लक्ष्मी तन मन धन। तो कुछ टैगलाइंस तो आप अपने मौजवानी वैसे याद कर सकते हो, उनके नाम में ही छुपी हुई है उन बैंक्स की, ठीक है, ठीक है क्लास। इलाहाबाद बैंक ना नेशनलाइज्ड हो गया है लेकिन एक्चुअल में पहले ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था। हाँ कृतिका, ये सारे बैंक याद करने हैं, ये मैंने वो रखे हैं जो पूछे जा रहे हैं, सारे तो है भी नहीं अभी। अगर आपसे रीजनल रूलर और मैं वो भी कह देता फॉरेन बैंक्स तो बहुत ज्यादा मतलब बल्कि हो जाती टैगलाइंस, आप इतना सारा नहीं कर पाते, नहीं होती सोनाक्षी, अभी तक तो चेंज नहीं हुई है, अभी तक तो चेंज नहीं हुई है। इन फ्यूचर क्योंकि लाइक मर्जिंग का जैसे सीन हो रखा है मर्जिंग का, तो मर्जिंग के बाद क्या पता किसी बैंक को किसी दूसरे बैंक की टैगलाइन को दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो मर्जिंग के दौरान पर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है कृति सोनाक्षी, ओके, एनीथिंग एल्स, चले आगे। आज मुझे आपको मिनी रत्नास और महारत्नास भी कराने हैं, ठीक है, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए क्योंकि ऑब्वियस है आप, सर क्या आप मर्जर बैंक्स का एक लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हो?
संजित, देखिए एक्चुअली आई हैव टाइम फॉर दिस वीक, दिस वीक, बस ओनली दिस वीक। मर्जर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई नो दैट, लेकिन मर्जिंग के लिए ना आपको ना चलिए आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट इफ इट इज पॉसिबल टू ऐड दी मर्जिंग ऑफ ऑल दी बैंक्स, तो मैं ऐड करके आपको दे दूंगा। बट डोंट थिंक दैट कि मैं उनको क्लास में एक्सप्लेन कर सकूं। मैं ये पीडीएफ तो दे सकता हूँ डायरेक्टली कि ये बैंक्स मर्ज होकर इस बैंक में रखे गए हैं। अगर इतना पॉसिबल है तो बताइए मुझे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि क्लास के लिए ठीक है मैं पीडीएफ ही दे दूंगा, ठीक है पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि क्लास में मुझे और चीजें भी डिस्कस करनी है ना, तो मैं ये क्लास में डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे को क्लास में डिस्कस करना है सेंसस, एमएस पे डिस्कस करना, और आप में से किसी ने कोविड का रिलेटेड भी मेरे से कुछ कहा था, वो भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है संजित, ओके ओके ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। दी अनदर फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का आपका टैगलाइन है यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। फेडरल का मतलब ही एक तरीके से पार्टनरशिप का होता है, तो यहाँ पर भी योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर आप फेडरल से याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट इज एचडीएफसी, एचडीएफसी इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, एचडीएफसी का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। आप इस तरीके से, ये तो एक स्टेटमेंट ही हो गई देखा जाए तो। आईडीबीआई बैंक है आओ सोचे बड़ा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंकिंग फॉर ऑल, ठीक है। आफ्टर दैट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज बैंकिंग हटके, ठीक है। इनमें से जैसे आईडीएफसी का नहीं पूछा गया है पेपर में, आईडीबीआई का भी कभी नहीं आया अब तक, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने रखा इसीलिए कि आपको प्लीज पता हो, ठीक है। इंडसइंड बैंक इज वी केयर दिल से एंड वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। इंडसइंड बैंक इज वी केयर दिल से एंड, हाँ संदीप, एक्चुअल में मैं यही सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक सिर्फ रीड करने से ही हो जाएंगे ना, तो यू विल जस्ट लर्न दैट देम, और आप उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब याद कर लीजिएगा, दैट विल बी फाइन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कोई, ठीक है। अंडरस्टैंड जैसे करने वाली उनमें कोई चीज है भी नहीं। उसके बाद आईएनजी वैश्या बैंक इज जियो इजी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज सर्विंग टू एम्पावर, एम्पावर से याद रख सकते हैं जेएनके, क्योंकि एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा आपका है जम्मू एंड कश्मीर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। आफ्टर दैट इज कर्नाटका बैंक, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, एंड लक्ष्मी विलास बैंक इज द चेंजिंग फेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो ये आपके बैंक्स इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसके बाद नैनीताल बैंक के लिए बैंकिंग विद पर्सनल टच, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओसीबी, दैट इज वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और आपका दैट इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक पीएनबी में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। एक बार मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, ओसीबी और आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। द टैगलाइंस अलग अलग ही हैं इनकी, ठीक है क्लास। आफ्टर दैट इज रत्नाकर बैंक इज आरबीएल, आरबीएल अपनों का बैंक, ठीक है, आरबीएल इज अपनों का बैंक। साउथ इंडियन बैंक इज एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। आफ्टर दैट इज सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक का टैगलाइन इज फेथफुल एंड फ्रेंडली। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक दैट बिगिंस विद यू, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यू से याद रख लीजिएगा यहाँ पर, द बैंक दैट बिगिंस विद यू। सिंडिकेट बैंक इज ऑल्सो मर्ज विद कैनरा बैंक, यस खुशी, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आपको कुछ कुछ को हिंट होनी चाहिए। हाँ यूनाइटेड के बारे में बोल तो रहा हूं मैं सोनाक्षी। लक्ष्मी बैंक को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यह सेकंड शेड्यूल से आरबीआई के, इसीलिए तो मैंने देखिए क्लास, मैंने ना आपकी क्लास ली नहीं है एक्चुअली,
लेकिन बाकी जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, उन क्लासेस में मैंने बोला है कि प्लीज रेफर दी सेक्शन शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई। शेड्यूल 2 एक बार आरबीआई का आप भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आरबीआई के शेड्यूल में जो जो चीजें हैं उससे आपको काफी हिंट मिलेगी, बिकॉज इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं और ये पेपर में आता भी है। आफ्टर दैट is Vijaya Bank. Vijaya Bank is a friend you can bank upon, and Yes Bank, experience our expertise. ठीक है, so this is your private sector banks. After that your payment banks and their taglines. Payments bank के बारे में आजकल बहुत आ रहा है पेपर में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है पेमेंट बैंक्स के बारे में बहुत बार रखा जा रहा है पेपर में। इतना प्राइवेट और इससे भी नहीं आ रहा है कमर्शियल बैंक से जितना आपका पेमेंट बैंक से आ रहा है। तो पेमेंट बैंक में देख लीजिएगा, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक इज गेट टू नो अस बेटर। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक का बहुत बार पूछा जा चुका है, द बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स एंड द इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक है ये, इसलिए भी। तो एक तो इसकी ये है ही टैगलाइन कि इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक, और उसके बाद आपका बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, उसके बाद फिनो पेमेंट्स बैंक इज कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की, फिनो पेमेंट्स बैंक। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपके बैंक आपके द्वार। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार। जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में पूछा जा चुका है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स, योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल योर पेमेंट्स। ठीक है, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक इज टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। उसके बाद पेमेंट्स पेमेंट बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। ठीक है, वोडाफोन एम पैसा पेमेंट बैंक, योर फ्यूचर इज एक्साइटिंग, रेडी। ठीक है, तो आप कुछ इनकी हिंट्स बनाइए, कुछ उस तरीके से याद करिएगा तो याद हो जाएंगे। आफ्टर दैट देखिए, अब ये तो आपके पेमेंट बैंक की टैगलाइंस मैंने बता दी और बाकी बैंक्स की बता दी। आरआरबी का अगर नजर मारना होगा तो एक बार मार लीजिएगा, बाकी आरआरबी से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आरआरबी से ना एक्चुअल में जो नाबार्ड के एग्जाम्स होते हैं ना, आरआरबी की टैगलाइंस उसमें जरूर पूछ ली जाती हैं। ठीक है क्लास, अगर आईबीपीएस और आपके एसबीआई की अगर बात करें, नो हिमांशी, बजाज फाइनेंस नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस इज सो मच इम्पोर्टेंट। आप सुनिए मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, आरआरबी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आरआरबी का आप नाबार्ड वगैरह के जो बैंक के एग्जाम देते हैं नाबार्ड के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा अगर कोई नाबार्ड में भी इंटरेस्टेड है तो। और बाकी जो बैंक की एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम दे रहा है पीओ एंड क्लर्क के, उनके लिए ये इनफ है। बैंक के टैगलाइन जो मैंने किए इनमें से आपको एक कार्ड जरूर मिलेगी, एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये तो आप भी जानते हो। टैगलाइन से 2 क्वेश्चन तो बनने से रहे, एक ही क्वेश्चन बनेगा, तो इनमें से किसी एक बैंक की आपको रख दी जाएगी। बाकी फॉरेन बैंक से कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपसे आरआरबी की भी नहीं पूछेगा, कॉपरेटिव्स एंड अर्बन कॉपरेटिव्स एंड रूरल कॉपरेटिव्स की भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ठीक है क्लास। तो चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपने डैम्स के बारे में। डैम्स के बारे में आपको क्या क्या पता चलना चाहिए। देखिए, डैम्स बहुत सारे हैं, लेकिन बैंक्स के लिए ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डैम्स, बहुत कम ही आते हैं बैंक्स में डैम्स के क्वेश्चन। बाकी ना एसएससी वालों के लिए डैम्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, डैम पूछा जाता है। और क्लास एसएससी वालों के लिए इतना बता दूं मैं, जो एसएससी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो डैम आपको वहां पे भी कराए जाएंगे। तो बाकी कुछ तो मैं करा रहा हूँ, कुछ आप वहां से करना। जब आप ज्योग्राफी के सेक्शन में यू विल थ्रू विद द इंडिया ड्रेनेज सिस्टम करोगे ना, आप रिवर का, आपका रिवर सिस्टम करोगे इंडिया का, तो आप पेनिनसुलर रिवर्स, आपके हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, लूनी, ताप्ती, नर्मदा, ये सब पढ़ोगे जब आप, तो आपको ना इनके सबके डैम मैम आपको कराएंगे। आई थिंक ख्याति मैम आपका लेक्चर लेती होंगी ना। हाँ, ख्याति मैम आपको कराएंगी मे बी, तो वहां पर भी आपके कुछ डैम्स कवर अप होंगे। बाकी कुछ डैम्स मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि बैंक से भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा, मेजर डैम्स इन इंडिया में सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट डैम का मतलब जो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है, दैट इज योर टिहरी डैम उत्तराखंड में।
हाइट है इसकी 260.5 मीटर और लेंथ है इसकी 575 मीटर, ठीक है। रिवर ये भागीरथी रिवर पर है। एक्चुअल में एक रिवर और है, देयर इज भीलांगना, भील गंगा रिवर भी बोल देते हैं, भीलांगना भी बोल देते हैं उसको। तो ये दो रिवर्स के ऊपर है उत्तराखंड में, वन इज ऑफ द भागीरथी रिवर एंड द सेकंड वन इज भील गंगा या भीलांगना रिवर। तो पेपर में ना ज्यादातर तो ऑप्शन भागीरथी आता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी आता है भागीरथी प्लस 10, भागीरथी प्लस अलकनंदा, ऐसे आ जाता है। तो आप ना याद रखिएगा भागीरथी प्लस भील गंगा, BHEELGANGA, भील गंगा या भीलांगना भी बोल देते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? क्लास उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है टिहरी डैम? क्लास ऑल यू आर देयर? उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका टिहरी डैम? दोनों सर। एसएससी वाला कौन है यहाँ पर? मुझे आज इतना हेडेक है कि आपको क्या बताऊं। करण आप बताएंगे क्या कि कहाँ पर है आपका ये टिहरी डैम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के? डोंट नो। करण आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया है? लास्ट सेम है। कहाँ से कर रहे हैं आप? हरियाणा से ही? कुरुक्षेत्र, ओके। हाँ जी, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप मतलब क्या हो कि आपको ये तक नहीं पता चल पा रहा, नाम में ही छुपा हुआ है टिहरी डैम, टिहरी डिस्ट्रिक्ट है आपका। मुझे यही समझ नहीं आता कि आप कैसे हो बच्चे कि आप इतना भी पढ़ के भी नहीं जज कर पाते। टिहरी डैम इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, टिहरी में ही है ये। इसीलिए क्लास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक चीज पढ़ो दूसरे अपने आप याद हो जाए। अब मान लो उत्तराखंड ना आए पेपर में, ये आ जाए कि टिहरी डैम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप तो कंफ्यूज होकर आंसर करके ही नहीं आओगे। उत्तराखंड तो स्टेट लिख दिया, मान लो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया पेपर में, ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट दे दिया, देन तो एटलीस्ट थोड़ी सी चीज एडिशनल भी करके चलनी चाहिए ना। चलिए उसके बाद आते हैं ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये 2006 में कंप्लीट हो गया था। बाकी इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाते ही रहते हैं ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। सो देखिएगा उसके बाद सेकंड वन इज लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट इज लंबाई में सबसे ज्यादा, दैट इज योर हीराकुंड डैम इज एन ऑफ उड़ीसा। लॉन्गेस्ट डैम आपका उड़ीसा में है और एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है इट्स 25.79 किलोमीटर, इट्स अराउंड माइल्स में 16.03 माइल्स, ठीक है। आप बस आगे के डिजिट्स याद रख लेना, पॉइंट्स में बहुत कम ही पूछा जाता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछते। 25 किलोमीटर दे देगा, 24 किलोमीटर ऐसे दे देगा, ठीक है। एसएससी वालों के लिए, बैंक में तो आना ही नहीं है लेंथ वगैरह, ठीक। बाकी लेंथ ऑफ द मेन डैम जो है इसका वो है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई इसकी जो है वो आपकी 25.79 किलोमीटर है, मतलब लंबाई में। उसके बाद अगर हम इसकी इस तरीके से बात करें, हाइट वाइज लेंथ की बात करें, तो वो आपका 4.8 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दी रिवर, कौन सी रिवर पर है ये? महानदी रिवर पर है और लोकेशन क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन 1953 में ये कंप्लीट हो गया था। आफ्टर दैट इज ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। ओल्डेस्ट डैम जो कि आपका करीब BC AD में बना था, 100 BC और 100 AD के इन बिटवीन बना था ये। इट इज इन संभालपुर डिस्ट्रिक्ट। यस संजीत, महानदी पर ये जो आपका महानदी जो है ये संभालपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है, उड़ीसा के संभालपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। यस, गुड, पूछने से पहले ही आंसर कर दिया, अच्छा लगा।
उसके बाद ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया इज कालानई डैम। कालानई डैम इज तमिलनाडु, इज इन तमिलनाडु। रिवर कावेरी पर है, लोकेशन इज तमिलनाडु। ईयर ऑफ कंप्लीशन 100 BC और आपका 100 AD के इन बिटवीन। ठीक है, तो पेपर में ना इसके बारे में बहुत कम ही आया हुआ है, पेपर में इसमें पूछा नहीं गया है, तो आप इसके ऊपर ज्यादा इतना ध्यान भी मत दीजिएगा। बाकी मुझे ये बताइए कि आपका लार्जेस्ट डैम कौन सा है ऑफ इंडिया? आपने हाईएस्ट पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट पढ़ लिया, ओल्डेस्ट पढ़ लिया? ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? बताइए। भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम है कहाँ पर? कौन सी रिवर पर है भाखड़ा नंगल? अहमदाबाद। अहमदाबाद रिवर पर है सोनाक्षी। सतलुज रिवर पर। सतलुज रिवर ऑन पंजाब प्लस राजस्थान, यू विल से बोथ। हिमाचल? खुशी? हिमाचल किसने कहा डियर? प्रेरणा, ये मेंशन मैंने किया है, लेकिन आप ये देखो पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, नॉट एक्चुअली इन हिमाचल प्रदेश ना। पंजाब की बाउंड्री भी है, इवन राजस्थान की भी है एंड हिमाचल प्रदेश की भी है। मैंने यहाँ पर मेंशन इसलिए किया ये क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो वही पड़ती है पंजाब हिमाचल, लेकिन पेपर में ऑप्शन आप हिमाचल नहीं टिक कर सकते खुशी और प्रेरणा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें आप जब रिवर्स करेंगे ना तो रिवर्स में आपको समझ आएगी। ठीक है, तो चलिएगा। हाँ जी, सबसे आपका लार्जेस्ट डैम जो है वो भाखड़ा नंगल डैम है, सतलुज रिवर पर है, पंजाब प्लस राजस्थान प्लस आपका हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के नियर बाय एग्जैक्टली। ठीक है, सो देखिएगा कुछ डैम यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं। सो भवानी सागर डैम तमिलनाडु में है, भवानी रिवर पर। उसके बाद है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा इज ऑफ स्टेट कर्नाटका और रिवर कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है, रिहांद डैम। रिहांद डैम आपका उत्तर प्रदेश में है, रिहांद रिवर पर। उसके बाद मैथोन डैम। मैथोन डैम इज झारखंड में, बराकर रिवर पर। उसके बाद कोयना डैम। कोयना डैम इज ऑन महाराष्ट्र, कोयना रिवर। उसके बाद बिलासपुर डैम। बिलासपुर डैम राजस्थान में है, बानस रिवर पर। मैथुर रिवर। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? संजित प्लीज चेक आउट योर कनेक्शंस। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है संजय। उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में आपका बिलासपुर डैम आपका राजस्थान में है, बानस रिवर पर। मैथुर डैम आपका तमिलनाडु में, कावेरी रिवर पर। कृष्णा सागर डैम, कृष्णा राज सागर डैम इज कर्नाटका, कावेरी रिवर। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश और नर्मदा रिवर। चीरुथोनी डैम केरला में, चीरुथोनी रिवर पर। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नर्मदा रिवर पर। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना रिवर पर, तेलंगाना स्टेट में, कृष्णा रिवर पर। हीराकुंड बताई रखा है उड़ीसा में, महानदी पर। भाखड़ा नंगल पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, सतलुज। और टेरी डैम उत्तराखंड, भागीरथी प्लस भील गंगा। ठीक है,
सो यहाँ पर मैंने ये 10-15 होंगे आपके, मुश्किल से 10-12, तो ये आप याद करिएगा। बाकी ज्योग्राफी में आपको वहां पर पूछे जाएंगे। बैंक्स वालों के लिए डैम ज्यादा फोकस वाला नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डैम अगर आप स्किप भी करना चाहेंगे तो कर दीजिएगा, इतना नहीं पूछा जा रहा बैंक में, ठीक। ठीक है क्लास। प्रोजेक्ट नहीं, हिमांशी प्रोजेक्ट नहीं करने, एसएससी वालों को करने हैं, एसएससी वालों को करने हैं प्रोजेक्ट्स, बैंक वालों को नो नीड। ठीक है, प्लीज गाइज आप ना सब एक बार अपना अपना ना सिलेबस चेकआउट कर लो। मेरे ख्याल से यू ऑल आर नॉट वेरी वेल अवेयर विद द सिलेबस। आप एक बार ना अपना एक फाइन सिलेबस मेंटेन कर लो कि दीज टॉपिक्स आर एक्चुअली कमिंग इन द एग्जाम एंड दीज आर नॉट कमिंग इन द एग्जाम। एसएससी वाले अपना अलग बना लो एंड बैंक्स वाले अपना अलग बना लो, जिससे कि एटलीस्ट आपको ये हिंट रहे कि व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, व्हाट यू हैव नॉट टू प्रिपेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आसानी हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए डैम्स में मैंने इतना ही किया है। अब हम बात करते हैं आपके बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैं करा रहा हूँ। एसएससी वालों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका इस टॉपिक में से। बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपका इंटरव्यू में भी बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक रहता है। लिस्ट ऑफ द महारत्नास एंड नवरत्नास कंपनी, नवरत्न कंपनी या महारत्न बोल दो हिंदी में, कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज है क्या। एक्चुअल में हमारी जो कंपनी प्राइवेट कंपनीज है यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्लासिफाई कर रखा है हमारे 3 टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस में, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से, वन इज ऑफ योर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सीपीएसईज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीएस और द स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस एसएलपीज, ठीक है। तो होता क्या है, या तो आप इसको कॉमन भी बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस दीज आर सेम, यानी आप जनरली 2 टाइप भी कह सकते हो। होता क्या है कि आपकी सेंट्रल लेवल पर भी पब्लिक इंटरप्राइजेस होती हैं और स्टेट लेवल पर भी पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है। तो आप 2 कह सकते हो इन्हें। उसी के साथ इनको ना टैग दिया गया होता है कंपनीज को, इंटरप्राइजेस को, महारत्नास और नवरत्नास का, और एक टैग और होता है जिसको हम बोलते हैं मिनी रत्ना। मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना क्या होता है, एक्चुअल में मिनी रत्ना से ही आपकी कोई भी कंपनी नवरत्ना और महारत्ना बनती है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट रत्न की अगर बात करें तो मिनी रत्ना है। और मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ये तीनों कंपनीज का अपना अपना टोटल क्या होता है, अपना एक टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उन इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर इन कंपनीज को महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना का टाइटल दिया जाता है, ठीक है क्लास। तो बेसिकली आपको महारत्ना और नवरत्ना के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा, मिनी रत्नास के बारे में मैं नहीं कराऊंगा। टोटल आपकी मिनी रत्नास जो है अराउंड वो 74 के अराउंड है, ठीक है। तो 74 की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो वो आप खुद से देखेंगे। बाकी मिनी रत्ना से क्वेश्चन नहीं बनता जितना महारत्ना और नवरत्ना से बनता है, ठीक है क्लास। होता क्या है कि मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस डीपीई, ये नोडल डिपार्टमेंट है किसका, सीपीएसई का, ठीक है, जो कि फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज रिगार्डिंग दी एवरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। जितनी भी आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। दीज पॉलिसीज मेनली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। महारत्ना एंड अभी आ रहा हूं संजय, जस्ट वेट कर लो, क्योंकि मैंने अभी ना आगे की स्लाइड्स में रखा हुआ है इनका पूरा डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्या होती है और कैसे कोई कंपनी महारत्ना और नवरत्ना कहलाती है, ठीक। तो वहां पर आप अच्छे समझ जाओगे। एक्चुअल में डीपीई जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये एक्चुअल में पॉलिसीज बनाती है हर एक स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो कि उनको ऑटोनॉमस फाइनेंशियल डेलीगेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना होना चाहिए उनका, और पर्सनल मैनेजमेंट उनको क्या क्या करना चाहिए, उस सब के लिए ये पॉलिसीज बनाने का काम किसका है, डीपीई का है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस का है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के थ्रू ही जनवरी 2020, और ये अभी का डेटा भी है, अब तक भी यही डेटा है 2021 का भी,
देयर आर 10 महारत्नास एंड 14 नवरत्नास कंपनीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में टोटल 10 महारत्ना कंपनी है और 14 आपकी 14 आपकी नवरत्न कंपनीज है। ठीक है क्लास, तो उन्हीं के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं महारत्ना कंपनीज की, तो महारत्ना कंपनी कौन सी कहलाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बेनिफिट्स ऑफ महारत्ना स्टेटस का क्या होता है। PSU में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, इन इंडिया आर आल्सो कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक स्पेशल नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। PSU के सेक्शन 8 2013 कंपनीज एक्ट में एक्चुअल में महारत्नास को एलिजिबिलिटी दी गई है। और वो एलिजिबिलिटी क्या है, एक्चुअल में महारत्ना कैटेगरी वो बनती है जिसको नवरत्न का स्टेटस मिल जाता है। इट मींस पहले वो नवरत्न स्टेटस पे रहेगी, तब जाकर वो महारत्न स्टेटस बनेगी। नवरत्न में क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअल में मस्ट बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द सेबी रेगुलेशन। इनको जो मैनेज करती है सेबी, रेगुलेट करती है सेबी। एक्चुअल में एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग के थ्रू ही किसी भी कंपनी को महारत्न का टाइटल दिया जाता है। कितना एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए एक्चुअल में किसी भी कंपनी का, जो कि आपका टैक्स होगा किसी भी महारत्न कंपनी का, दैट विल नॉट बी मोर देन 5000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। उसके लास्ट 3 इयर्स का उसका एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स देखा जाएगा, जो कि 5000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ उसका एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपीस का होना चाहिए फॉर 3 इयर्स, 3 साल का 25,000 करोड़ का। और एनुअल नेट वर्थ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ फॉर 3 इयर्स। एनुअल टर्नओवर अलग है, एनुअल नेट जो है वो अलग है। इट मींस एनुअल नेट में आती है वो चीज जितना वो कमाते हैं और जितना वो खर्च करते हैं। ठीक, वो कितना होना चाहिए, 15,000, जबकि टोटल उसके मैनेजमेंट में टर्नओवर जो लगा है वो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ का। साथ के साथ मस्ट बी अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन। कोई भी कंपनी महारत्ना तब कहलाएगी जब उसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, ग्लोबली वो देखी जाती हो, वर्ल्ड वाइड। साथ के साथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में हो, यानी उसके साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए हो, तब वो महारत्ना के टाइटल में आती है। बेनिफिट्स क्या रहते हैं महारत्ना में, देखिएगा, रेट्स 1000 करोड़ एंड 5000 करोड़, 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है एक्चुअल में PSU की तरफ से, जो कि उनके नेट इन्वेस्टमेंट का 15% के अराउंड होता है। ठीक है, और फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू द 15% ऑफ देयर नेट वर्थ इन अ प्रोजेक्ट। यानी अगर PSU से वो डिमांड करते हैं तो PSU से उनको 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ये तब होता है जब किसी भी कंपनी को महारत्ना का टाइटल मिल जाता है। ठीक है क्लास, क्लियर हुआ? क्लास क्लियर हुआ महारत्ना? उसके बाद महारत्नाज आपकी हैं कौन कौन सी, देखिए महारत्ना में आपकी ये 10 टोटल कंपनीज हैं। दैट इज योर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड विच इज नेम्ड एज CIL शॉर्ट फॉर्म में, गेल GAIL इंडिया लिमिटेड, सबके बारे में भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HPCL, IOCL, NPTC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ठीक है, सो ये सब है क्या एक्चुअल में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, इनको देखते चलिए। उससे पहले कि नवरत्न के बारे में मैं पढ़ाऊं, पहले आप ना थोड़ा सा महारत्नास के बारे में जो ये सारी हैं कंपनीज। संजित, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कैटेगरी एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? एक्चुअल में ये रीजन तो ये होता है कि कंपनीज को ना हम कोई कोई जो सेक्टर है, लाइक आपकी ना हर एक सेक्टर को गवर्नमेंट अंडरटेक नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में ना PSUs में डिविजन्स कर दिए गए हैं कि इस सेक्टर को जो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होगी उनको महारत्ना का टाइटल दे दो, और एक्चुअल में वो डिपार्टमेंट चला जाएगा आपका किसका, सेंट्रल लेवल पर। जबकि अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो आपके मिनी रत्नास होते हैं, जो भी आपके मिनी रत्नास में भी आपकी 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो एक्चुअल में जिससे कि पूरा जो वर्कलोड है किसी भी प्राइवेट सेक्टर का PSUs पर वो बहुत ज्यादा ना हो, उसके लिए टाइटल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसी भी कंपनी को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द 3 इयर्स। ठीक है संजय?
जिससे कि वर्कलोड जितना भी है वो गवर्नमेंट पर या फिर आपकी पीएसयूज पर इतना ना रहे, इसीलिए कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो हाँ मॉनेटरी बेनिफिट है ना, बेनिफिट्स ये मेंशन तो कर रहा हूं मैं रंजित, ये मेंशन तो कर रहा हूं मैं, लास्ट में मैंने बेनिफिट मेंशन तो किया। एक्चुअल में ही मॉनेटरी बेनिफिट अगर पीएसयूज को बोले तो पीएसयूज जब इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियस है कंपनी और ग्रो करेगी इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हर एक कंपनीज जो ये आप पढ़ोगे अभी, आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब, इन सब का अपना अपना एक सेक्टर है ना, जिस सेक्टर में ये वर्क करती है उस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारा मॉनेटरी बेनिफिट्स में ही तो जाएगा, हमारी जीडीपी में तो कैलकुलेट होगा ना। ठीक है संजय, तो देखिएगा उससे पहले मैं नवरत्नास के बारे में बताऊं, आप पहले यहाँ पर देखिएगा कि हमारे जो महारत्नास है उनमें सबसे फर्स्ट वन इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इज एनटीपीसी। 10 के 10 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, महारत्नास पे फोकस किया है मैंने, नवरत्नास पे नहीं किया है इतना। एनटीपीसी आपका इन मई 2010 एनटीपीसी वाज कन्फर्ड महारत्ना स्टेटस, एनटीपीसी को महारत्ना का स्टेटस मिला था नवरत्ना से 2010 में by the Union Government of India. It was founded on 7th November 1975 और ये कब फाउंड किया गया था? 7th November 1975 में फाउंड किया था। एनटीपीसी टोटल ऑपरेट करता है आपकी 70 लोकेशंस इन इंडिया, 1 लोकेशन जो कि इसके श्रीलंका में भी है और 2 लोकेशन इसकी बांग्लादेश में भी है। इन इंडिया एनटीपीसी लिमिटेड हैज 5 रीजनल हेडक्वार्टर, एनटीपीसी के टोटल 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, आपको देखने होंगे, एक बार उनकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, बाकी नो न्यू। The services offered by the NTPC, जो कि क्या क्या सर्विस देता है NTPC, is basically electricity generation and distribution, साथ के साथ natural gas exploration, production, transportation and distribution। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, साथ के साथ नेचुरल गैस को भी प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एनटीपीसी के 2 मेन फंक्शन है। उसके बाद आता है ओएनजीसी। ओएनजीसी की अगर बात करें तो ऑन 14 अगस्त 1956 को आपका ओएनजीसी स्टैब्लिश किया गया था और एक्चुअल में इसको आपका जो इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरिंग फॉर ऑल एक्सप्लोइटिंग हाइड्रोकार्बन इन दिस 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया। एक्चुअल में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ओएनजीसी जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे आपके उन बेसिन्स पर जहां पर आपके इन सब का प्लांट लग सकता था। तो टोटल ऐसे 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स थे। सेडिमेंट्री बेसिन्स वो होते हैं जहां पर से ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्वॉयर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, और अराउंड ये आपका कितने एरिया तक फैला हुआ है? अराउंड 11,000 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन इन द कंट्री। ऑल ओवर इंडिया में इसकी जो पाइपलाइन है वो कितने 11,000 किलोमीटर तक है। इट गॉट द स्टेटस ऑफ महारत्ना इन 2010, इसे भी महारत्ना का स्टेटस 2010 में मिला था। साथ के साथ ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन द कंट्री। भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल कंपनी है ओएनजीसी। उसके साथ 75% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज मेट बाय ओएनजीसी। देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अब संचित यहाँ पर आपकी बात कंप्लीट होगी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे होते हैं। तो 75% इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ओएनजीसी से मिलता है। ठीक, उसके साथ आउट ऑफ द 7 गैस प्रोड्यूसिंग बेसिन इन द कंट्री इट इज डिस्कवर्ड द 6। एक्चुअल में इसकी जो अभी है हाल में 26 के अलावा 7 अलग बेसिन्स और भी देखे जा रहे हैं, जिनको ये बोला जा रहा है कि मतलब उनमें से एक ऐसा है जो कि बेसिन में नहीं है, 6 ही माने जा रहे हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं वो आप एक बार नजर मार लीजिएगा, बाकी जरूरत कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताया गया मैंने कि रिसर्च में भी है अभी कि और बेसिन्स भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो ओएनजीसी की सब्सिडीज दैट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इट इज इंटरनेशनल आर्म ऑफ ओएनजीसी। इंटरनेशनल लेवल पर है ये हमारी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि आपकी रिक्रिस्टर्ड ऑन दी 15 जून 1989। जो बनी थी वो आपकी कब बनी थी? 15 जून 1989 में बनी थी ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, जो कि आपका इज एन इंडियन स्टेट ऑन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। ओएनजीसी के अंडर में ही आता है आपका एचपीसीएल, जो कि आपका स्टेट लेवल पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ठीक है, उसके बाद ओएनजीसी की अगर बात करें तो ओएनजीसी मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ओएनजीसी की रिफाइनरी जो है वो आपकी यहाँ पर है ओएनजीसी एंड एमआरपीएल।
operate ONGC Mangalore Petrochemicals Limited. ONGC required MRPL in 2003, यानी ONGC ने MRPL ये सेपरेट था, इसको एक्वायर कर लिया था 2003 में, जिससे कि रिफाइनरीज हो सके, जितना भी क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके ये प्रोवाइड कराएगा ONGC को। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, अनदर वन इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द इंडियन स्टेट ऑन्ड स्टील मेकिंग बेस्ड कंपनी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। सेल जो है द 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, विच इज एक्चुअल जो कि आपको याद रखना है, 20th लार्जेस्ट वर्ल्ड में है और थर्ड नंबर पर ये एशिया में है। सेल ऑपरेट्स एंड ऑन द 5 इंटीग्रेटेड सेल प्लांट्स एट भिलाई। इसकी जो 5 प्लांट्स हैं सेल के, वो कहाँ हैं? भिलाई में, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर, जिसे आसानसोल भी बोला जाता है। और 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स भी हैं इसके, सलेम, दुर्गापुर और भद्रवती में। ठीक है, हमारे 10 है महारत्नास। संजित, मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि 10 आपके महारत्नास हैं, 14 आपके नवरत्नास हैं, और टोटल मिनी रत्नास 1 एंड 2 कैटेगरीज के मिलाकर 74 के आसपास हैं, जिसमें से मिनी रत्नास जो फर्स्ट टाइप है वो आई थिंक 61 के आसपास है, और जो मिनी रत्नास आपके सेकंड टाइप के हैं वो आपके आई थिंक 13 के टाइप, 13 या 14 है, आई डोंट मतलब रिमेंबर, मुझे पूरी तरह से नहीं है, बट टोटल 74 मिनी रत्न 74 मिनी रत्नास हैं। 74 या 75 होंगे, दैट्स इट, मतलब आगे पीछे एक आधे नंबर का डिफरेंस होगा। महारत्नास 10 है, नवरत्नास 14 है, मिनी रत्नास 74 है। ठीक है संजित, क्लास समझ आ रही है बात? ये पॉइंट्स हैं, सिर्फ कुछ नहीं है इनमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, यू मिस्ड योर फर्स्ट स्लाइड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी क्लास ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स अच्छे से ही रखिए। ये तो जो है, लेकिन और भी अपने पास से ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्ट वांटेड रहता है ये टॉपिक, महारत्नास और मिनी रत्नास। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया में सेल के जो है वो आपके 8 प्लांट है टोटल, ओवरऑल 5 अलग हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर, और 3 है आपके सलेम, दुर्गापुर और भद्रवती में। तो ये सेल के बारे में बात हो गई। आफ्टर दैट द अनदर वन इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। ठीक है, BHEL हमारा डिजाइन किया गया है बेसिकली इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विस ऑफ द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये हमारा जो डील करता है वो किन किन चीजों से डील करता है, कोर सेक्टर जो इसके हैं वो है पावर एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज, यानी जो भी आपकी चीज लाइक ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उनका ट्रांसमिशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी यहाँ पर भेली है, ऑयल एंड गैस के लिए भी भेली है, डिफेंस के लिए भी भेली है। लेकिन ये याद रखना कि ये किस चीज में वर्क करेगा, डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, कमीशनिंग में और सर्विस भी। ठीक है, so BHEL supplies electric locomotives to the Indian Railways and defense equipment such as the super rapid gun mount SRGM naval guns manufactured in partnership with the Ordnance Factory Board and simulator in the Indian Armed Force। बेल का काम एक्चुअल में लोकोमोटिव्स प्रोवाइड कराना है इंडियन रेलवेज को, और जितने भी आपकी सुपर रैपिड गन माउंट्स होते हैं, गन का जो मटेरियल होता है वो सारा भी आपका। So which what kind of questions can you expect from the interview from this topic? संजित, एक्चुअल में यही पूछे जाते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि मिनी रत्नास का टाइटल किसको दिया जा सकता है, तो एलिजिबिलिटी पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा सेल का वर्क बताओ, इस तरीके से पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर बेनिफिट्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक संजित, इंटरव्यूज में इस तरीके से पूछे जाते हैं। फंक्शनलीज पूछ ली जाएंगी इनकी, जैसे आपके सब जो मैंने बताया, इनके एसोसिएट्स जो बताए अभी पीछे ONGC के, वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो BHEL जो है बेसिकली सप्लाई करता है लोकोमोटिव्स टू इंडियन रेलवे, आपके साथ मैन्युफैक्चर भी करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के थ्रू जितना भी आपका नवल गन्स होता है उन सबको, किसके लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी और आपका इंडियन रेलवेज के लिए भी। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL की अगर बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी इन इंडिया। ठीक है,
India Oil has ventured into the alternative energy globalization of downstream operations. It has subsidiaries in Sri Lanka, Mauritius, the UAE, Qatar, Singapore, Sweden, USA and the Netherlands. ठीक है, IOCL की सब्सिडीज इन जगहों पर भी हैं, साथ के साथ ही अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए काम करता है, ठीक। और ग्लोबलाइजेशन पूरे लेवल पर इसका है IOCL का। जैसे कि IOCL की चेन क्या क्या है, मतलब IOCL किस किस पे वर्क करता है, ऑफ रिफाइनिंग पर, उसके साथ साथ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पर, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है क्लास, हर वर्ड अपने आप में डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बताया रिफाइनिंग, यू नो दैट कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, जब वो निकाले जाते हैं तो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनको प्योर बनाया जाता है रिफाइनरीज में। पाइपलाइन बिछाना जिससे वो सप्लाई होंगे, मार्केटिंग करना पेट्रोलियम की, कितना मार्केट में पेट्रोल है तो रेटिंग क्या रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए, ये भी मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वेराइटीज में भी जो आपका मार्केटिंग होती है, लाइक आपने सुना होगा पेट्रोल पंप पर आप जाते हो जब, कि ये पेट्रोल आपका हाई एफिशिएंसी वाला है, ये पेट्रोल कम एफिशिएंसी वाला है, तो ये चीज होती है ना, तो वो भी आपकी मार्केटिंग इसी के अंडर में आपके साथ एक्सप्लोर करना और प्रोडक्शन करना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है क्लास में थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ टॉपिक्स पर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड आई जस्ट वांट कि आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उसको पढ़ भी लेंगे तो भी एटलीस्ट आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो। ठीक है क्लास, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाई आई एम गोइंग सो फास्ट। And you know what, there is lots of energy required when we are speaking in front of you। तो नहीं है कि एनर्जी नहीं वेस्ट होती है, हमें ये रहता है कि बस बच्चों को टॉपिक्स पूरे तरीके से पता चले, जिससे कि बच्चे उससे रेज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है क्लास, बाकी मेरी कोशिश यही रहती है हर एक लेक्चर्स में, हर एक बैच में, कि मैं अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन सारी दे सकूं जो मुझे लगता है रेलेवेंट है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें दी अनदर वन, सेवंथ वन इज कोल इंडिया लिमिटेड, CIL आपका महारत्ना का टाइटल मिला था 2011 में, स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इट्स द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी सब्सिडीज हैं ये 9, ये प्लीज देख लीजिएगा, नॉट सो वरी अबाउट इट। कोल की सब्सिडीज वहां पर लगाई गई हैं जहां पर कोल की माइंस हैं, ठीक है, कोल फील्ड्स हैं, तो ये आपको देख लेने हैं, 9 टोटल कोल फील्ड्स हैं CIL के। उसके बाद अगर हम बात करें द अनदर वन इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL आपका महारत्ना स्टेटस मिला था 1 फरवरी 2013 को, और एक्चुअल में ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। साथ के साथ इसका लार्जेस्ट स्टेट ऑन नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया, ये चीज याद रखने की क्लास, लार्जेस्ट स्टेट ऑन, ठीक है, स्टेट लेवल पर है ये लार्जेस्ट, याद रखिएगा। स्टैब्लिश कब हुई थी? अगस्त 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसको स्टेटस मिला था महारत्ना का 2017 में, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है ये, ठीक है, BPCL। आफ्टर दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड को आपको महारत्ना का हेडक्वार्टर जो है इसका गुरुग्राम में, और उसको महारत्ना का जो स्टेटस मिला, स्टैब्लिश हुई थी ये आपकी 23 अक्टूबर 1989 को स्टैब्लिश हुई थी अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, इसका जो आपका, इसमें मैंने शायद मेंशन नहीं किया इसको स्टेटस कब मिला था, डोंट वरी, आप एक बार देख लीजिएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 चीजों पर काम करती है, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन और एनर्जी ट्रेडिंग। ठीक है, इन 3 चीजों पर इसका काम करने का होता है। बाकी क्लास यहाँ पर ना जो मैंने ये मेंशन किया है नवरत्ना का, आपको ना आज मैं ये PDF भेज दूंगा शायद, अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका नवरत्ना का एक बार ये देख लीजिएगा कि नवरत्ना में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, और मेरे से पूछ लीजिएगा अगर कोई इश्यू लगता है आपको, ठीक। बाकी एक चीज आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कुछ आपके ना मैंने यहाँ पर ना आपके पोर्टफोलियोज मेंशन किए हैं आपके यूनियन कैबिनेट के। ये भी मुझे कहा गया था कि ये भी टॉपिक नहीं हुआ है, तो मैंने ना इनके नाम मेंशन कर दिए हैं, और इनको ना आपको पढ़ाने का मुझे कोई मेन फोकस नहीं लगता।
मतलब ये सिर्फ याद करने पड़ेंगे आपको। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कैबिनेट मिनिस्टर, उनका पोर्टफोलियो मेंशन किया है मैंने, और अभी स्टेट लेवल पर रहते हैं तो वो भी मैं मेंशन करूंगा, तो मैं ये डायरेक्टली आपको भेज दूंगा। ठीक है क्लास, तो आप इसको याद कर लेंगे या मुझे यहाँ पढ़ के बताना चाहिए ये? पीडीएफ शेयर कर दूं? ठीक है संजित, तो मैं इसका पीडीएफ आज आपको शेयर कर ही दूंगा। तो इसमें सब चीजें हैं, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स भी होंगी, आपकी सीएम एंड गवर्नर भी होंगे, आपके नेशनल पार्क्स भी हैं, और आपके पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। जो जो चीजें आज कराई हैं वो सब इसमें है, तो ये पूरा एक पीडीएफ कॉमन हो जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक दो क्वेश्चन रख दिए जाते हैं इनमें से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है। करंट अफेयर क्वेश्चंस विच आर डिस्कस्ड ऑन सैटरडे। संदीप, मैंने 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड करवाया था रोमा मैम से, आपको अभी तक नहीं मिला है? एक बार मैं पूछ लूंगा, बाकी मेरे ख्याल से तो उन्होंने 50 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ देता हूँ ना मैं, कॉमन पीडीएफ होता है, उसी में वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, साथ के साथ तो आपके अनदर क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें कुछ। क्या आपने देखा वो सही से पीडीएफ जो आपको मिला है 50 क्वेश्चंस का? बताइए संदीप। संदीप बताइए। नहीं मिला? बाकी क्लास को भी नहीं मिला? नो? ओके, तो मैं आज बोल दूंगा आपको, वो 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है संजित, मैं आज बोल दूंगा रोमा मैम को, और ये भी आपको भिजवाता हूँ। ठीक है, वेट करिएगा, पर मे बी 3-4 तक मेरे आपका ये सब चीजें आ पाए। ठीक है। ओके क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू विल डू वेल। एंड संदीप, मैं फोन करके पूछता हूँ कि क्या भेजा है मैम ने, क्या नहीं भेजा है। आई लास्ट टू रोमा मैम, देन आई टेल यू। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, ऑल ऑफ यू। और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू सो मच। सर। हाँ जी हेलो संदीप। हेलो। सर, सर इसमें पीडीएफ में अभी जो स्क्रीन में पीयूष गोयल, ये तो रेलवे हाँ जी, मिनिस्टर है ना सर? पीयूष गोयल। यहाँ पे तो स्टेट लेवल कंज्यूमर पर, अफेयर की है। स्टेट लेवल पर भी है, यूनियन कैबिनेट लेवल पर भी है ना संजय? तो रेलवे मिनिस्टर तो कैबिनेट लेवल यूनियन लेवल पर पे होगा ना? हाँ, क्या? नहीं नहीं, और एक बार मैं संजय चेक कर लूंगा, ठीक है? जी सर। सर अगर थोड़ा पुराना इलेक्ट्रिक कोई कोई जगह में सर आउटडेटेड रहता है ना सर, वो आप एक बार चेक कर लीजिए सर, शेयर करने से पहले। हाँ हाँ हाँ, मैं क्योंकि एक बार लास्ट देख लूंगा, एक दो ये पॉइंट था क्योंकि ना। मेरे पास से 1-2 महीने का है, तो मैं देख के बताता हूँ, तो ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।